गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए, हम लोग लास्ट क्लास बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या डिस्कस किया था? एप्लीकेबिलिटी। आज तुम लोग इतना पीछे पीछे कैसे चला गया, सट गया एक दूसरे से? थोड़ा आगे आगे आओ ना। नहीं, मेरे को अजीब लग रहा है, इतना दूर दूर बच्चा क्यों बैठा है? बस बस बस, ज्यादा आगे नहीं, इतना चिपकने का नहीं, नहीं नहीं नहीं, बस बस बस। ठीक है, चलो। ज्यादा आराम से बैठने देना सबको, वैसे करना। कीप स्पेस बिटवीन बेंचेस सो दैट एवरीवन कैन सिट। उदय ऑनलाइन क्यों? यश ऑनलाइन क्यों? चलिए सुनिएगा बात। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस पढ़ रहे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे एग्जाम में मैंने आज तक पूछते हुए नहीं देखा है, बट समझने के लिए आगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो वो कन्विक्शन आने के लिए कि किस पर अप्लाई करेगा क्या, वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक बार जो लास्ट क्लास पढ़ाया था फटाफट रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? पहले क्लास में तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही पॉइंट था, क्या क्या इश्यूज डील करता है एएस। हमने 4 पॉइंट पढ़े थे, RMPD, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप नॉर्मल है, बेसिक्स है, ठीक है? इसके बाद हम लोग आए तो हमने पढ़ा एएस को फ्रेम कैसे किया जाता है, आईसीआई एएस कैसे बनाता है। तो हमने कुछ स्टेप में बातें की। सबसे पहले एक प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आईसीएआई अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के पास भेजेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एक स्टडी ग्रुप क्रिएट करेगा। स्टडी ग्रुप पॉसिबल सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करेगा, उस प्रॉब्लम का क्या क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। उस पॉसिबल सॉल्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाकर इंडस्ट्री में सर्कुलेट किया जाएगा। इंडस्ट्री का व्यू लिया जाएगा उस ड्राफ्ट के ऊपर। फिर उस इंडस्ट्रीज के व्यू को इनकॉर्पोरेट करके एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाएगा। एक्सपोजर ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने के बाद हम लोग पब्लिक के कमेंट्स के लिए छोड़ेंगे। पब्लिक से जो कमेंट्स आएंगे उनको इनकॉर्पोरेट करके फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे और ये फाइनल ड्राफ्ट फिर एएस की तरह इशू किया जाएगा। कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एएस इशू करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए एएस इशू करेगा आईसीएआई। यहां तक बात की है। हमने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारी एंटिटीज पर एप्लीकेबल होता है, बस एक ही रूल है। क्या रूल है? उनका बिजनेस या कॉमर्स का काम होना चाहिए, मतलब उनकी एक्टिविटीज में कुछ भी बिजनेस या कॉमर्स रिलेटेड रहा, ट्रेड रिलेटेड रहा, तो उनको एएस फॉलो करना पड़ेगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड समझने के लिए आपको टोटल डिस्कशन को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, फॉर कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। कॉर्पोरेट एंटिटीज में 2 पैरेलल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में चल रहे हैं। बहुत बड़ी कंपनीज के ऊपर इंड एएस, बाद बाकी दूसरी कंपनीज एएस फॉलो कर रही है। बहुत बड़ी कंपनीज कौन सी है वो आज हम लोग देख लेंगे, जब आज हम इंड एएस का बेसिक थोड़ा सा समझेंगे। मैंने ऐसे बताया था तुमको, लिस्टेड कंपनीज या जिन कंपनीज का नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो, नेटवर्थ अगर इतना ज्यादा है तो हम लोग बोलते हैं बड़ी कंपनी, आपको इंड एएस फॉलो करना पड़ेगा। इनको छोड़ के बाद बाकी सारी कंपनी क्या फॉलो करेगी? एएस फॉलो करेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए कंपनीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एसएमसी और नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी हो गई बड़ी कंपनीज, एसएमसी हो गई छोटी कंपनीज। नॉन एसएमसी को सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है इन इंटायरिटी, कोई एग्जाम्पशन रिलैक्सेशंस नहीं है। एसएमसी को थोड़े से रिलैक्सेशंस वगैरह दिए गए व्हेन इट कम्स टू दी फॉलोइंग ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एसएमसी क्या होता है ये डिफाइन किया गया। बोला कोई भी ऐसी कंपनी जो 5 कंडीशंस फुलफिल करे, ऑल दी 5 कंडीशन फुलफिल करे, वो एसएमसी। नंबर 1, लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, डन। नंबर 2, जिसका बैंक, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का धंधा नहीं होना चाहिए। तीसरा, टर्नओवर लास्ट ईयर में 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 250 करोड़ टर्नओवर। बोरोइंग लास्ट ईयर में कोई भी समय 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए एट एनी टाइम। और
होल्डिंग सब्सिडरी कोई बड़ी कंपनी का नहीं होना चाहिए। अगर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो आप एसएमसी माने जाओगे। एक भी फेल कर दिया तो आप क्या बन जाओगे? नॉन एसएमसी। नॉन एसएमसी को फॉलो करने हैं सारे एएस। वैसे एसएमसी को आपको थोड़े बहुत रिलैक्सेशंस दिए जाएंगे। इतना बात हमने किया। हमने ये भी बोला अगर कोई एसएमसी चाहे कि हमको रिलैक्सेशन नहीं लेना है, हमको सब फॉलो करना है, तो कर सकती है, मना कुछ नहीं है। डन। इसके बाद कॉर्पोरेट एंटिटीज का समझने के बाद हम गए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर। नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर आईसीआई ने रूल बनाया कि हम लोग नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को 4 लेवल्स पे डिवाइड करेंगे। लेवल 1 2 3 4। 1 सबसे बड़ा, 4 सबसे छोटा। 1 वाले को सब कुछ फॉलो करना है, उसके बाद थोड़े से एग्जेम्पशंस देंगे 2 वालों को, फिर उससे थोड़ा ज्यादा देंगे 3 वाले को, और 4 वाले को सबसे ज्यादा एग्जेम्पशन दिया जाएगा। 1 कौन होगा? लेवल 1 एंटिटी जो 5 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करते, और ये पांचों कंडीशन ना सेम वाला, नॉन एसएमसी वाला। या तो आप लिस्टेड हो, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में हो, आप बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस का धंधा करते हो। नंबर 3, टर्नओवर लास्ट ईयर 250 करोड़ को एक्सीड किया हो, 250 करोड़ को एक्सीड किया हो, ज्यादा हो उससे। नंबर 4, बोरोइंग लास्ट ईयर 50 करोड़ को एक्सीड किया हो। नंबर 5, होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ लेवल 1 एंटिटी, तो आप लेवल 1 माने जाओगे। एकदम सेम पॉइंट है जो नॉन एसएमसी का था, 250 करोड़ 50 करोड़ याद रखना है। इसके बाद हमने बोला लेवल 2 किसको बोलेंगे? सबसे पहला पॉइंट जो लेवल 1 नहीं है, एंड इन 3 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। टर्नओवर लास्ट ईयर का 50 से ज्यादा, 250 से कम, बोरोइंग लास्ट ईयर का 10 से ज्यादा, 50 से कम, या होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ अ लेवल 2 एंटिटी। हमने बोला सर बोरोइंग और टर्नओवर याद कैसे रहेगा? 1/5 कर देना पहले वाले का। लेवल 3 कौन हुआ? जो लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 नहीं है, एंड एनी ऑफ द 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे, एनी ऑफ द 3 कंडीशन। टर्नओवर 10 से ज्यादा, 50 से कम, 10 से ज्यादा, 50 से कम। नंबर 2, बोरोइंग्स 2 से ज्यादा, 10 से कम, एंड तीसरा होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ अ लेवल 3 एंटिटी। अगर तीनों ही नहीं है तो फिर वो कहां चला जाएगा? लेवल 4 में चला जाएगा। कल हमने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे इसी के ऊपर, जहां हम समझ रहे थे लेवल 1 है या लेवल 2 है या लेवल 3 है या लेवल 4 है। तुमको हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय सुन क्या ध्यान देना है? पहले चेक करना कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट, क्योंकि कॉर्पोरेट होगा तो आंसर एसएमसी नॉन एसएमसी वर्ड में जाएगा, और नॉन कॉर्पोरेट होगा तो लेवल 1 2 3 4 में जाएगा। डन। उसके बाद तुम बोरोइंग, टर्नओवर वगैरह देख के पता करो ये कहां जाना चाहिए। यहां तक हम लोग बात कर चुके थे, इतना दूर हो चुका था। इसके बाद मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था, मैंने बोला खाली समझने के लिए रखो, नहीं पूछा जाता है। क्या पॉइंट डिस्कस किया था सुनना। अगर आप छोटे एंटिटी से बड़े एंटिटी बन जाते हो, छोटे से बड़े, यानी मान लो आपका टर्नओवर बढ़ गया या बोरोइंग बढ़ गया, छोटे से बड़े एंटिटी बन जाते हो, तो रिलैक्सेशन इमीडिएटली खत्म कर दिए जाएंगे। नो रिलैक्सेशन जैसे ही तुम बड़े बन गए। मान लो पहले आप लेवल 3 में थे, अब आप लेवल 2 में चले गए, तो जैसे ही लेवल 2 में गए आपको इमीडिएटली लेवल 2 फॉलो करना पड़ेगा। लेवल 3 का रिलैक्सेशन आपका खत्म हो जाएगा। ये पढ़े, छोटा से बड़ा हुआ तो रेस्ट्रिक्शन इमीडिएटली अप्लाई करेगा, रिलैक्सेशन इमीडिएटली हटा दिया जाएगा। ठीक है। बट अगर बड़ा एंटिटी छोटा बनता है, बड़ा एंटिटी छोटा बनता है, तो हमने बोला जो रिलैक्सेशन है ना, रिलैक्सेशन इमीडिएटली नहीं मिलेगा। वो रिलैक्सेशन मिलने के लिए पहले 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स आपको उस कैटेगरी में, छोटी कैटेगरी में रहना पड़ेगा। अगर 2 कंसेक्यूटिव ईयर लगातार तुमने प्रूव कर दिया हम छोटे हैं, तो 3rd ईयर से हम आपको एग्जेम्पशन अलाउ कर सकते हैं। क्लियर था क्या बात? मैंने ऐसा कुछ डायग्राम आपके लिए बनाया था, हम लोग यहां डिस्कस कर रहे थे, एक छोटू सा क्वेश्चन भी था, वो क्वेश्चन हमने देखा था। डन। तो बोलना रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई डैश, restriction applies immediately, relaxations will be given only when 2 consecutive years you fulfill those छोटा वाला कंडीशन। क्लियर है? पक्का? ये हमने लास्ट क्लास कंप्लीट कर दिया था। मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, आप प्लीज लर्निंग के ऊपर मत जाना, क्योंकि ये सब कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, और अगर पूछा भी जाएगा तो आज लर्न करके कुछ नहीं होगा। एग्जाम के डेट पे सिर्फ एक इंश्योर करना है कि हम वो 2 पेज घुमाकर जाए। जैसे ही पेज घुमाओगे सब याद रहेगा, एग्जाम में जाके लिख देना। आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है इन पर्टिकुलर पॉइंट से। मैं ये नहीं बोलता कभी नहीं आ सकता, बट आज तक आया नहीं है। मतलब
इंपॉर्टेंस वाइज बहुत कम इंपॉर्टेंस है, आपको बस एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। पढ़ा हुआ रहेगा तो हम लोग क्रैक कर लेंगे, उसमें कोई चाप नहीं रहेगा। ठीक, अब मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिक्स का लास्ट साइड में हमारा है। 3 पार्ट में मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिक्स को डिवाइड किया। पहले में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, क्या क्या इश्यूज डील करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। दूसरे में एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब तीसरे में इंड एएस। वैसे इंड एएस फाइनल के सिलेबस में है, बट इंटर के सिलेबस में इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने बोला गया है कि आप इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ लेना, इंड एएस क्या होता है, फाइनल लेवल पे फिर इंड एएस आपको सिखाए जाएंगे। तो मैं इंड एएस पे आता हूं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सुनना है पहले ना, स्टोरी समझनी है। स्टोरी समझ में आ गया तो सब कुछ लिखा हुआ है अपने फटाफट फटाफट पढ़ लेंगे, बस पहले स्टोरी समझने की कोशिश करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हुआ, क्या होता है, हमने क्या बोला, अकाउंटिंग करने के रूल्स, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स जो एंटिटीज अकाउंटिंग करते समय फॉलो करेंगी, ये बात हमने किया। हमने ये भी बोला रूल्स क्या होने चाहिए, स्टैंडर्डाइज्ड होने चाहिए। स्टैंडर्डाइज होने से क्या होता है, हर एंटिटी सेम प्रिंसिपल फॉलो करके फाइनल अकाउंट्स बनाएगी, जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरेबिलिटी बढ़ता है, ये हमने बात किया। अब क्या है, इंडिया में 2013 के एक्ट आने से पहले एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये 90s में आया था और ये चल रहा था आराम से। अब इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंडियन एंटिटीज उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती थी और इंडियन एंटिटीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल रहते थे। हाउएवर क्या हुआ, जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ने लग गया, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को इंडिया में एज अ मार्केट इंटरेस्ट आने लग गया और उन्होंने डिसाइड किया हम इंडिया में पैसा लगाना चाहेंगे, इंडिया में धंधा करना चाहेंगे। आज देखो कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज का इंडिया में फैक्ट्री है, जो पहले इंडिया में आना ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ डंपिंग ग्राउंड समझते थे कि माल यहां पे फेंक दो बिक जाएगा, माल यहां बनाएंगे नहीं। बट आज वही सारी कंपनीज इंडिया में आके माल बना रही है। द बेस्ट एग्जांपल इज एप्पल, आईफोन्स पहले चाइना में बनता था, इंडिया में डंप होता था, खरीदने वाले सबसे ज्यादा इंडिया में थे। गरीब देश बोलते हैं और सबसे ज्यादा आईफोन यही बिकता है। इंडिया को लोग गरीब देश बोलते हैं और साला आईफोन सबसे ज्यादा यही बिकता है। तो वो लोग आना चाहता है, जैसे ही वो इंडिया में आना चाहते हैं ना, उनको एक इश्यू होने लग गया। क्या इश्यू हुआ, बोला हम यहां पैसा लगा तो देंगे, बट यहां का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो बहुत पुराने पुराने सालों में बना हुआ है और टाइम टू टाइम नई नई चीजों के साथ उसको बदलाव नहीं किया गया। मतलब बहुत सारी चीज वर्ल्ड ओवर में होने लग गई चीजों को लेकर, बट हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने उन चीजों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। मतलब हम लोग उसी पुराने घिसे पीटे अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहे थे जो हमने 1990 के आसपास बनाया था। थोड़े बहुत टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आए, बट जितना वर्ल्ड में रैपिड चेंजेस आया उतने रैपिड चेंजेस हमने एक्सेप्ट। इंडिया में थोड़ा चेंज होने का ना रिजिडिटी है, लोग जल्दी से चेंज, एक चीज चलता है चलने दो ना, लाइफ जब ठीक चल ही रहा है काहे तुम टेंशन दे रहे हो हमको, वैसा टाइप का बात है। बट बाहर की कंपनीज बोली कि हम इंडिया में पैसा लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, बट हमको जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, वो जिन रूल्स के ऊपर इंडिया में बनेंगे यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये इतने पुराने हैं, ये इनमें इतनी सारी कमियां हैं कि अगर इनको लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाए तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ पाएगा जो आज के दिन बाहर वाले रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स दे पा रहे हैं। तो इंडिया को बोला गया अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर आपको चाहिए कि हम लोग यहां आकर काम करें, तो आपको सबसे पहले अपने इन अकाउंटिंग सिस्टम को सुधारना होगा, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सुधारना होगा। आप अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखेंगे तो हम इंडिया में आके धंधा नहीं करेंगे, हमको वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं मिलेगी रोबस्ट वाली, तो हम डिसीजन ले नहीं पाएंगे। इंडिया में पूरा ग्लोबल प्रेशर आने लग गया। आप लोग एक नाम सुने होंगे, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, सुना यूनाइटेड नेशन, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। प्रेशर आने लग गया इंटरनेशनल कि भैया इंडिया के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड चेंज करो, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, हर आदमी हर कंट्री में जाके धंधा कर रहा है, बट यहां पे हम लोगों को वो रिपोर्टिंग नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। तो इंडिया पे प्रेशर बना कि आपको अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब नए तरीके से बनाने होंगे, ये पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं चलेगा। तो इंडिया ने बोला नए तरीके से बनाने होंगे, तो आप क्या चाहते हो? बोला जो वर्ल्ड ओवर
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। सबसे ज्यादा वर्ल्ड में यूज होने वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज नोन एज IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीज में चलता है। बोला आप लोगों को भी अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड AS हटा के IFRS के हिसाब से करना होगा। अगर आप लोग अपने यहां IFRS को फॉलो करना शुरू कर दिया अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, हम लोग ट्रांसपेरेंटली सब कुछ देख पाएंगे और हम पैसा लगाने के लिए रेडी है। यानी इंडिया पे एक प्रेशर आने लग गया कि आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आप अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काम नहीं चलेगा, आप IFRS को अडॉप्ट कीजिए और IFRS के बेसिस पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कीजिए। इंडिया ने बहुत सोचा, ICAI को बोला गया आप सोचो क्या करना चाहिए, क्या इंडियन एनवायरनमेंट में वो IFRS काम करेंगे, उनके रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के जो रिक्वायरमेंट्स है वो काम करेंगे। फिर IFRS पर काम करना, पढ़ाई करना ICAI ने शुरू किया और ICAI ये नतीजे पर पहुंचा कि हम लोग IFRS को अडॉप्ट नहीं करेंगे। अडॉप्ट करना मतलब एज इट इज उसको ले लेना, वो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोला अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं तो जब भी कोई IFRS में चेंजेस आएगा हमको इमीडिएटली उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है वो चेंजेस इंडियन कंटेक्स्ट में रेलिवेंट ही ना हो, बट क्योंकि वर्ल्ड का प्रेशर है और हम भी चाहते हैं हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सुधरे, हम लोग IFRS को यूज करके अपने खुद के नए रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे। मतलब हम उसको एज इट इज अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम उनके अधीन नहीं जाएंगे, बट उनके रूल्स को बेस बनाकर हम अपना स्टैंडर्ड्स बनाएंगे नया, और इन्हीं नए स्टैंडर्ड्स को नाम दिया गया इंड AS या इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जैसे यूएस में चलता है उसको हम लोग बोलते हैं US GAAP, यूएस का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वैसे इंडिया में भी इंडियन गैप नहीं बोल के इंड AS नाम दिया गया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। AS इसलिए रखा गया क्योंकि सब लोग AS समझते थे, इसीलिए बोला इसका नाम AS ही रहेगा, बस नाम आगे में क्या लगा देंगे हम, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंड AS क्या है? IFRS के प्रिंसिपल्स को बेस बनाकर इंडिया में जो नए सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाए गए उनको हमने नाम दे दिया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर अडॉप्शन और इसमें क्या फर्क है? इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। कि भाई हम तेरी बात मानेंगे बट हम तेरे अधीन होने वाले नहीं है, हम कन्वर्ज करेंगे, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अडॉप्ट होने से, अधीन होने से फिर वहां पर जो भी चेंजेस आएगा हर चेंजेस हमको एज इट इज यहां पर लाना पड़ेगा, जो हो सकता है इंडियन कंटेक्स्ट में जरूरी नहीं। बहुत सारी ऐसी IFRS में चीजें थी जो इंडियन कंटेक्स्ट में रेलिवेंट नहीं थी, हमने ट्राई किया कि उनको हम इंडिया के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके यहां पर यूज करें। तो हमने IFRS का ही इंडियन वर्जन निकाल दिया जिसको नाम दिया गया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर क्या ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमारे पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से काफी डिफरेंट है? काफी डिफरेंट है, काफी प्रेजेंट डेट पर बने हुए हैं, काफी प्रेजेंट डेट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, काफी इनहैंस्ड है एज कंपेयर टू अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो सर जो हम लोग इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और फाइनल में इंड AS पढ़ेंगे उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत डिफरेंस है, मैं बोलूंगा बेसिक नॉलेज रिमेन सेम, बट थोड़े बहुत लॉजिकल डिफरेंसेस है जो हम लोगों को यहां तो नहीं आइडेंटिफाई करने इंटर लेवल पे, बट फाइनल लेवल पे जाके आइडेंटिफाई करके मानना पड़ेगा, हाँ देख ये ज्यादा अच्छा था कि हमने ये, सर ने इंटर में ये सिखाया, एस में लिखा हुआ, बट फाइनल में जाके सर ने ये बोला हाँ दिस वाज मच बेटर वर्जन ऑफ व्हाट वी हैव डन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड समथिंग गुड को अपने लाइफ में लेना कोई खराब बात नहीं है। हमने भी IFRS के चीजों को लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर AS और इंड AS में मेन फर्क क्या है? देख AS और इंड AS में मेन फर्क मैं बोलूं तो सबसे पहला फर्क, इंड AS फेयर वैल्यूएशन को अडॉप्ट करता है। हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ ना, जब तुम पढ़ोगे तुम देखोगे हम ज्यादा कॉस्ट मॉडल को प्रेफर करते हैं। किसको? कॉस्ट मॉडल। क्योंकि हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग क्या है? हिस्टोरिकल जो डेटा है उसी का लेखा जोखा है, तो हम लोगों का जो हुआ हम उसके हिसाब से ही चलेंगे, हम बार बार वैल्यूज को चेंज करने वाले नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन कॉस्ट मॉडल, वेयर एज इंड AS इज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यूएशन। बोला गया जितना ज्यादा हो फेयर वैल्यूएशन को यूज करो, एसेट लायबिलिटी को सही वैल्यू पर दिखाने की कोशिश करो ताकि स्टेक होल्डर सही डिसीजन ले सके। जैसे बोला गया कि अगर कोई तुम से फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हो इक्विटी शेयर पर, तो चाहे वैल्यू गिरे या बढ़े तुमको फेयर वैल्यू पर ही दिखाना पड़ेगा।
हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं? वैल्यू गिरे तो बताओ, वैल्यू बढ़े तो बताने का दरकार कंजर्वेटिव टाइप का हो गया। बट ये कंजर्वेटिज्म के कारण कहीं ना कहीं जो एक्चुअल पोजीशन था वो मिस हो जाता है। मान ले 100 रुपए में मैंने शेयर खरीदा, आज के दिन उसका वैल्यू 150 रुपए हो गया, तो स्टेक होल्डर को मेरे को क्या बताना चाहिए? सर 150 रुपए का इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, बट मैं क्या बताता हूं 100 रुपए का है, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो कॉस्ट पे है। इंडिया बोला नहीं, इसको 150 पर दिखाओ। बोला सर ये तो कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट है। बोला कंजर्वेटिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है। फिर वो कंजर्वेटिज्म को अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने कुछ और चेंजेस किए, जो कि काफी अच्छे चेंजेस थे, जो हम लोग फाइनल में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया, इन प्रॉफिट्स को डायरेक्टली पीएल में नहीं दिखाया, पीएल स्टेटमेंट का एक सेकंड पार्ट बनाया, जिसको नाम दिया गया अदर कंप्रीहेंसिव इनकम्स। क्या नाम दिया गया? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। बोला ये गेन तो है, बट ये अभी तक रियलाइज्ड नहीं है। एक काम करो, इसको पीएल में नहीं दिखा के कहां दिखा दो? अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में, ताकि प्रॉफिट भी अटपटा ना दिखे, कंजर्वेटिव अप्रोच भी फॉलो हो जाए, और बैलेंस शीट में एसेट भी सही वैल्यू पर आ जाए। उन्होंने चेंजेस किए, लॉजिकल चेंजेस किए, जिससे कि तुमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों सही दिखाई देगी। तो सबसे पहला उन्होंने फेयर वैल्यूएशन को अडॉप्ट किया। दूसरा, उनके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट काफी डिटेल्ड है एज कंपेयर्ड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट काफी मिनिमम है। वहां पे थोड़ा डिटेल्ड अकाउंटिंग, डिटेल्ड डिस्क्लोजर मांगा गया। बोला हर चीज के बारे में जो बातें हैं खुलकर बताइए। थोड़ा वहां डिटेल्ड डिस्क्लोजर मांगने के कारण पता है क्या होगा, एएस से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इंड-एएस से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंड-एएस वाले ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट। जहां इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर अच्छा होगा, वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होंगे? ट्रांसपेरेंट, क्योंकि देख के तुम सब समझ पाओगे, कोई बात छुपी हुई नहीं रहेगी। इंड-एएस आने के कारण हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फेयर वैल्यूएशन पर हम काम करेंगे तो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होगी वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू की तरफ जाएगी, ट्रू एंड फेयर व्यू की तरफ जाएगी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इनहांस होने से हम ज्यादा अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ पाएंगे। और एक लाने का कारण था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। भैया वर्ल्ड में सब लोग कर रहे हैं, आप अकेले रह नहीं सकते, आपको भी करना पड़ेगा, नहीं तो कोई पैसा ही नहीं लगाएगा, और लोग पैसा नहीं लगाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे वापस। तब तो हमारा समय, हम तो चाहते हैं लोग आके इंडिया में धंधा करे, तो हम लोगों को अगर थोड़ा सा रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सुधारना हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आईएफआरएस को कन्वर्ज करके, आईएफआरएस को मॉडिफाई करके हमने इंडिया में नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किए, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या इंडिया ने आईएफआरएस को अडॉप्ट किया? नहीं। क्या आईएफआरएस को मॉडिफाई करके नए स्टैंडर्ड्स बनाए? यस। और इसी मॉडिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंस। पहले बोलो ठीक है। वैसे अभी तक इंडिया में इंड-एएस को सारी कंपनीज पर लागू नहीं किया गया। क्यों? इंड-एएस की जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो थोड़ी सी टेक्निकल है, कॉस्ट एंड टाइम इन्वॉल्व है। हर छोटी कंपनी वो कॉस्ट और टाइम अभी लगा नहीं सकती। तो अभी इंडिया में दो पैरेलल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। एक पुराने वाले एएस चल रहे हैं छोटी कंपनीज पर, और एक इंड-एएस ला दिया किन पर? बड़ी कंपनीज पर। बट पता है आईसीएआई को एक काम सौंपा गया है। गवर्नमेंट ने आईसीएआई को बोला एएस और इंड-एएस में डिफरेंस है क्या? बोला हाँ बहुत डिफरेंसेस है। बोला एक काम करो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पुराने वाले एएस को मॉडिफाई करना शुरू करो और ट्राई करो कि कितना हम इसको इंड-एएस के पास ला सके। हाँ, हम छोटी कंपनी को इंड-एएस के लिए फोर्स नहीं करेंगे, बट एएस को इतना बेहतर बना देंगे कि वो बहुत इंड-एएस के करीब आ जाएगा। इससे क्या होगा, आगे जाकर इंडियन कंपनीज का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? कंपेरेबल हो जाएगा, जो अभी शायद कहीं ना कहीं कंपेरेबल नहीं है। बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो आईसीआई को यह काम सौंप दिया गया है कि तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी मॉडिफाई करना शुरू कर दो। पहले बोल, इंड-एएस क्या होता है? यह बात सबको क्लियर है? पक्का? एक बार रीड करेंगे आप मेरे साथ, कुछ लिखना नहीं है, एवरीथिंग इज रिटन। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर आईएफआरएस कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स। ये वर्ड अब समझ में आ रहा है? आईएफआरएस कन्वर्ज, उसको मॉडिफाई करके हमने बनाया। इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सुपरविजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ आईसीएआई।
इन कंसल्टेशन विथ, प्लीज ये नाम काटिए, अब ये चेंज हो गया है, अब यहां पे एक नाम आएगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बताया था क्या, नाफरा। नाफरा के आने से पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह देख रेख करती थी एक अथॉरिटी, एक बॉडी थी, नाकास, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे ही नाफरा आया, नाकास को डिसकंटिन्यू कर दिया गया और नाफरा को बोला गया ये काम तुम ही संभाल लो, अलग अलग बॉडीज नहीं रखेंगे, ये काम तुम ही संभाल लो। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर IFRS कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स विच आर इश्यूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद ICAI एंड नाफरा। क्लियर है क्या बात, डन, याद कुछ नहीं करना है। आगे, Ind AS are named and numbered in the same way as corresponding IFRS। देख, हम लोगों ने मॉडिफिकेशन किया बट एक चीज को हमने सेम कर दिया, क्या, नेम और नंबर। क्यों सेम कर दिया पता है, ताकि बाहर वाला कोई हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े और उसको कोई चीज समझ में ना आए तो वो अपने उसी IFRS में जाए, IFRS में जाके चेक कर ले IFRS क्या बोलता है, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यहां क्या हुआ होगा। बहुत बार ऐसा होता है ना कि सर आपकी भाषा हमको समझ में नहीं आ रही, आपने किस लैंग्वेज में बात की, तो आपकी लैंग्वेज का अगर हमारे वहां पे कुछ दिया हुआ है रेफरेंस तो हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं क्या है, क्योंकि हमने IFRS से ही कन्वर्ज किया है, तो IFRS में वो सारी बातें लिखी हुई है। अब हमने क्या किया, नेम और नंबर सेम रख दिया, तो किसी को भी मान लो Ind AS 1 यहां पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है, वो वहां जाएगा और क्या देखेगा, IFRS 1। जैसे ही IFRS 1 देखेगा, बात पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा क्या बात हुआ होगा। तो नेम और नंबर Ind AS का एकदम सेम रख दिया गया है जैसे IFRS का दिया हुआ है, ताकि पढ़ने वाले लोगों को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। आगे, बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंस। हमने कन्वर्जेंस जो किया उसका क्या फायदा है, पहला, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। मैंने तुमको बोला प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि आपको करना ही पड़ेगा, तो प्रेशर है तो करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी इनहैंस होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कंपेरेबिलिटी इनहैंस होगा। अब सिर्फ इंडियन कंपनीज के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, आप एक इंडियन कंपनी और बाहर की कंपनी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर पाएंगे, कंपेयर, क्योंकि दोनों के रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सेम हो गए। और इनहैंस्ड डिस्क्लोजर, आप पास में एक लिख सकते हो, यूज ऑफ पेयर वैल्यूएशन। पेयर वैल्यूएशन यूज करने से क्या फायदा होता है, मोर ट्रू एंड फेयर व्यू आता है, ज्यादा क्लियर पिक्चर मिलती है आपको एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशन की। यूज ऑफ पेयर वैल्यूएशन, कुछ ये कारण थे जिसके कारण इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पैरेलल ये Ind AS बनाया, ताकि वो वर्ल्ड की कंपनीज के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेरेबल बना सके। क्लियर छे इतना बात। आगे, कन्वर्जेंस एंड कार्व आउट्स। The government of India in consultation with ICAI decided to converge and not to adopt IFRS। हमने क्या बोला, अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, कन्वर्ज। हम यूज करेंगे बट हम उनको अडॉप्ट नहीं करेंगे एज इट इज। इशूड बाय IASB। सर IASB कौन हुआ, जैसे इंडिया में ASB है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बाहर रहता है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही, बस उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल। जो IFRS बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। The decision of convergence rather than adoption was taken after detailed analysis of IFRS requirement and extensive discussion with various stakeholder। उन्होंने एनालाइज किया कि भैया इंडियन सिचुएशन में क्या IFRS को सेम टू सेम लाना पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो जो जो सेम लाना पॉसिबल है हमने ले आया, जहां जहां पर हमको लगा नहीं भैया इंडियन कंटेक्स्ट में ये नहीं चलेगा, वहां थोड़े बहुत हमने क्या कर दिए, चेंजेस कर दिए। इसी को बोला जाता है कन्वर्जेंस रेदर देन अडॉप्शन। अडॉप्ट नहीं करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूं, जो से फॉर एग्जांपल एक महाराज है, प्रेमानंद जी महाराज, या हमारे साधु होते हैं, जैन साधु होते हैं हमारे, जैसे आचार्य श्री महासमठ। हम लोग जो गृहस्थ जीवन जीते हैं, हम लोग उनकी बात सुनते हैं, बात मानते हैं, ट्राई करते हैं उनको कितना फॉलो कर सके, हम लोग उनको कन्वर्ज करते हैं, उनकी बातों को कन्वर्ज करके लाइफ में यूज करते हैं। हम उनका लाइफस्टाइल अडॉप्ट नहीं कर सकते, फिर गृहस्थ जीवन पॉसिबल, तो हम उनके लाइफस्टाइल को अडॉप्ट नहीं करते, बट हम उनसे सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या अच्छी चीजें हमारे जीवन में लाई जा सकती है। दिस इज नोन एज कन्वर्जेंस रेदर देन अडॉप्शन। समझ आए बात। जैसे वो बोलते हैं खाने पर संयम रखो, तो संयम रख सकते हैं, बट वो अगर थोड़ा सा खाते हैं तो हम भी थोड़ा सा खाएं, जरूरी
हमारे महाराज पंखा यूज नहीं करते हैं, तो हम लोग जब रही रहेंगे तो पंखा बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी खराब ना हो, बट जब रहेंगे तो हमको पंखा, मतलब गृहस्थ जीवन और उसमें तो डिफरेंस होगा ना, वो डिफरेंस थोड़े बहुत हम लोग को रखने हैं। महाराज बोलते हैं किसी भी जानवर वगैरह को, किसी को भी मारो मत, किसी को भी चोट मत पहुंचाओ, टू दी एक्सटेंट पॉसिबल हम नहीं मारते, बट अगर चलते चलते कोई से फॉर एग्जाम्पल मर गया तो हम हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा नहीं। उनको क्या करना पड़ता है, उनसे अगर कोई गलती हो गई तो उनको 1 दिन का फास्टिंग करना पड़ेगा, बड़ी गलती हो गई तो 7 दिन का फास्टिंग करना होगा, ताकि उनके जो कर्म, जो गलत हो गया उनसे, वो कर्म कट सके। तो हम लोग उतना डीपली नहीं जा सकते, बट हमने ट्राई किया कि जितना उनकी लाइफ को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं, वो कन्वर्ज कर ले। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंस रेदर देन अडॉप्शन। क्लियर है बात? तो सर मतलब आप बोलना चाहते हो इंड एस और आईएफआरएस में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं? 100% यस, डिफरेंसेस हो सकते हैं। 3 टाइप के डिफरेंसेस होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। सुनना, 3 टाइप के, एकदम समझ में आएगा, फिर हम रीड करेंगे। 3 टाइप के डिफरेंसेस। पहला डिफरेंसेस आएगा टर्मिनोलॉजी रिलेटेड डिफरेंसेस। टर्मिनोलॉजी, टर्म्स जो आईएफआरएस में यूज किए गए ना, हमको इंडिया में उसको लाते समय थोड़ा सा टर्म्स चेंज करना पड़ा। जैसे आईएफआरएस में एक वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, चलो इंडिया में बोल देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा। इंडिया में नाम दिया गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, समझ में आ रहा है? नाम चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया में आदत है हमको, हमारा लॉ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलता है। कौन है? पोस्टमैन दादा 4 तल्ले में चले जाइए, 4th फ्लोर में हमारा ऑफिस है। 4th फ्लोर है हमारे ऑफिस आचे। तो पहला डिफरेंस आया टर्मिनोलॉजी। वहां पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है और इंडिया में जो हम टर्म्स यूज करते हैं, उनमें काफी डिफरेंस था। अब हम उनके अगर टर्म्स को भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो यहां जब हम लोगों को समझाने जाएंगे ना, लोग समझ, क्योंकि हमारे लॉ वो टर्म्स यूज ही। तो बोला सबसे पहला चेंज हमको करना पड़ा थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। सुनना, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस करने से कोई फर्क पड़ता है? नाम ही तो अलग दिए और कुछ थोड़ी है, नाम ही अलग दिए। इससे क्या होता है, हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में लोगों को चीजें आसानी से समझ में आएंगी। वो लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। समझ में आया क्या है? थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस हमें करनी पड़ी ताकि हम इंडियन रूल्स के हिसाब से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डेवलप कर सके। अगर नहीं चेंज करते तो फिर हमें कंपनीज एक्ट में चेंजेस करना पड़ता। अगर हम इंड एस में लिखते स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और वहां लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो दोनों लड़ता आपस में। फिर लॉ बोलता है कि अगर लॉ और एएस में झगड़ा हो रहा है तो फॉलो करोगे लॉ को। किसको फॉलो करोगे? लॉ को। रूल है, लॉ सबसे ऊपर है, लॉ के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो फिर वही स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलना। तो इससे बेटर है हम लोग कोई झगड़ा रखे ही नहीं। जो थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं हमने लॉ को अडॉप्ट करके, हमारे लॉ को देखते हुए हमने वो चेंजेस कर दिए। तो पहला चेंजेस है टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस, छोटे चेंजेस है ये। दूसरा, रिमूवल ऑफ ऑप्शंस। क्या हुआ, आईएफआरएस में कहीं कहीं जगह पर एक ही चीज को अकाउंट फॉर करने के, प्रेजेंट करने के कई तरीके दिए गए थे। अब हमने बोला साला अगर हम ऑप्शन दे देंगे ना इंडिया में तो लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ट्रांसपेरेंसी हम अचीव करना चाहते हैं, कंपैरेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं, वो कंपैरेबिलिटी नहीं आएगा। तो उन्होंने एक चीज के लिए अगर 3 ऑप्शन दिए थे, हमने 3 में से 1 को या 2 को हटा दिया ताकि कम से कम ऑप्शन रहे और जो चीज है वही सब फॉलो करे, लोग अलग अलग चीजें फॉलो ना करें। ये जो रिमूवल ऑफ ऑप्शन है ना, इसमें हमने आईएफआरएस के अगेंस्ट जाकर बात नहीं की, उनकी ही बात सुनी। बट वो 4 बात बोल रहे थे, हमने बोला 4 बोलेंगे इंडिया में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आप एक काम करो 2 रख दो, 1 रख दो। इससे क्या होगा, क्लैरिटी रहेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेंगे वो क्या रहेंगे, कंपेरेबल रहेंगे। तो दूसरा चेंजेस हमने किया, अगर आईएफआरएस में कहीं कहीं पर ज्यादा ऑप्शंस दिए गए थे, हमने ऑप्शंस को काट के कम कर दिया ताकि वो डिफिकल्टी ना हो कि कौन सा ऑप्शन हमको चूज करना चाहिए। इंडस्ट्री के लिए आसान कर दिया, स्टेक होल्डर्स के लिए आसान कर दिया। आपको 4 चीज याद नहीं रखना, आप एक चीज समझो, एक चीज ये रह गया। ये दूसरा चेंजेस हुआ। क्या हम लोग इसमें आईएफआरएस के अगेंस्ट गए? नहीं गए आईएफआरएस के अगेंस्ट, हम लोग आईएफआरएस की बात फॉलो कर रहे हैं। बस वो जितना ऑप्शन दे रहा है उतना ऑप्शन हम दे नहीं पाएंगे। क्लियर है? तीसरा सुनना, कुछ कुछ चीजें आईएफआरएस में जैसी बोली गई थी, इंडियन कंटेक्स्ट में उनको अडॉप्ट करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने उन चीजों को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। क्या कर दिया? मोल्ड कर दिया। हमने क्या किया, आईएफआरएस के ढांचे से वो पार्ट निकाला और अपना थोड़ा सा पार्ट मॉडिफाई करके वहां पर डाल दिया। ये जो हमने मॉडिफिकेशन किए, चेंजेस किए, इनको एक नाम दिया गया, हम लोग बोलते हैं कार्व आउट्स। क्या बोलते हैं?
कार्व आउट्स हमने अडॉप्ट नहीं किया तो हमको तो 100% लेना नहीं है, हम तो कन्वर्ज कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जो जो चीजें हमने आईएफआरएस से मॉडिफाई होके नहीं बनाई इंडीएस में, उन चीजों को नाम दिया गया कार्व आउट। कार्व करना समझते हो? कार्व करना मतलब कोई भी एक बड़े चीज से एक छोटा सा पीस निकालना। कार्व आउट करना मतलब हमने उनका वाला पीस निकाल के अपना वाला पीस जोड़ दिया। जब हमने उनका वाला पीस निकाल के अपना वाला पीस जोड़ दिया, हम तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या हम लोग आईएफआरएस के थोड़ा सा अगेंस्ट गए? बट क्या वो अगेंस्ट इंडियन कंटेक्स्ट में जाना जरूरी था ताकि यहां के लोगों को प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाया जा सके? हां। तो ये कोई पाप नहीं किया हमने, बस उसी रूल को मॉडिफाई करके यूज किया। इसको हम लोग बोलते हैं कार्व आउट्स। क्या बोलते हैं? कार्व आउट्स। तो कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कार्व आउट्स हैं, बट कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कार्व आउट्स नहीं है। जैसे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चेंजेस आर नॉट कार्व आउट्स बिकॉज वी आर नॉट चेंजिंग द रूल्स ऑफ आईएफआरएस, वी आर यूजिंग द रूल्स ऑफ आईआरएस, खाली नाम चेंज कर रहे हैं। नंबर 2, रिमूवल ऑफ ऑप्शन इज नॉट अ कार्व आउट। क्यों नॉट अ कार्व आउट? बिकॉज हम लोग आईएफआरएस ही फॉलो कर रहे हैं, अपना कोई नया ज्ञान नहीं लगा रहे। बट उनका माल हटाना और अपना माल वहां लगा देना इज अ कार्व आउट, क्योंकि अब हम आईएफआरएस को मॉडिफाई करके इंडियन कंटेक्स्ट में अपनी तरीके से रूल बना के यूज कर रहे हैं। सर कार्व आउट्स है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे कार्व आउट्स है, अच्छे अच्छे कार्व आउट्स है, आपको फाइनल में पढ़ने अच्छे अच्छे कार्व आउट्स है, वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। बट वो कार्व आउट्स है क्योंकि हम लोगों को इंडियन सिनेरियो के हिसाब से अपने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को डेवलप करना था। पहले बोलो 3 डिफरेंसेस समझ में आया क्या? और एक चौथा है, चौथा तुम्हारे यहां नहीं लिखा हुआ है, चौथा मैं बता रहा हूं क्या है। वैसे ये है अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता, बट ये हमने ऑप्शन रखा है। हम लोग बोलते हैं कार्विन। क्या बोलते हैं? कार्विन। कोई चीज के ऊपर अगर आईएफआरएस में कोई ज्ञान नहीं दिया हुआ है बट हमारे यहां वो हो रहा है, तो उसके लिए भी तो रूल होना चाहिए। तो जिस चीज के लिए आईएफआरएस में कोई ज्ञान नहीं है बट वो ट्रांजैक्शन इवेंट हमारे यहां हो रहा है, उसके लिए अगर हम कोई रूल बनाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्विन। अलग से एक नया जगह जोड़ा, उनका कुछ हटाया नहीं, अपना एक नया जगह ऐड कर दिया। उनका हटा के अपना डालना, कार्व आउट। उनका था नहीं, अपना ऐड करना, कार्विन। कार्विन में कोई प्रॉब्लम है? बोला आपके यहां नहीं है, हमारे यहां ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमको तो रूल बनाना पड़ेगा। कार्विन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर किसी को आईएफआरएस समझना है तो मैं बोलूं इंडीएस पढ़ ले, कार्व आउट समझ ले। इंडीएस पढ़ ले क्योंकि वो तो आईएफआरएस जैसा ही है, और कार्व आउट समझ ले कि क्या कार्व आउट है, वो क्या बोलते हैं और हम क्या बोल रहे हैं। तो क्या हम अपने आप वहां पहुंच जाएंगे? आईएफआरएस में पहुंच जाएंगे। 99.99% चीजें सेम है, कुछ 8-10 चीजों में डिफरेंसेस है। 8-10 वो इसलिए किया गया ताकि हम इंडियन सिनेरियो में लोगों को सही से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर सके। पहले बोलो इंडीएस और आईएफआरएस का डिफरेंसेस क्या है, ये बात समझ में आ गया? पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली, while formulating IFRS converts Indian accounting standards, efforts have been made to keep these standards as far as possible in line with corresponding IAS और IFRS। IAS होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या होता है? पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, बाद में जाके उनका नामकरण चेंज करके कर दिया गया आईएफआरएस। अगर वर्ल्ड ओवर जाओगे तो 2 टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखेंगे, बट वो 2 अलग अलग, ऐसा नहीं है कि सेम चीज पे 2 अलग अलग रूल्स है। कुछ आईएएस के नाम से बने हुए और कुछ आईएफआरएस के नाम से बने हुए। यानी पहले जब चालू हुआ था तो किस नाम से चालू हुआ था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद चालू हुआ तो क्या बन गया? आईएफआरएस। तो वो दो चल रहा है। Departures have been made wherever considered absolutely essential। हम लोग ने डिपार्चर तभी किया, डिपार्चर मतलब डिफरेंसेस, उनसे डिफरेंसेस तभी किया जब हमको लगा कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। These changes have been made considering various factors such as, ये changes हमने various factors को लेते हुए किए। Various terminology related changes have been made to make it consistent with the terminology used in लॉ। इंडिया के लॉ में जो टर्मिनोलॉजी यूज होता था उसी के हिसाब से हमको एएस का भी टर्मिनोलॉजी देना पड़ा। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, बैलेंस शीट इन प्लेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये कार्व आउट्स है? क्या हमने उनके रूल चेंज किए? नहीं, खाली नामकरण चेंज किया। क्या चेंज किया? नामकरण। रिमूवल ऑफ ऑप्शन इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस इन इंडियस विज़ आईएफआरएस। रिमूवल ऑफ ऑप्शन हटा दिया। क्या ऑप्शन हटाना इज अ कार्व आउट? नो, हमने उनका बात अगेंस्ट नहीं गए, हम उन्हीं का बात मान रहे हैं, बट हम बोल रहे हैं आप 4 बात बोल रहे हैं, हमको 4 मत बताओ, हमको एक बताओ, हमारे लिए वही सही है।
आगे बोला हैव बीन मेड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी प्रिपेयर्ड फॉलोइंग इंड एस। हाउएवर दीज चेंजेस विल नॉट रिजल्ट इन टू कार्व आउट्स। ये चेंजेस कार्व आउट्स नहीं है, हमने उनकी बात, हम उनके अगेंस्ट नहीं गए हैं, हमने उनके ऑप्शंस हटा दिए ताकि यहां पे कंपेरेबिलिटी इनहांस हो सके। Certain changes have been made considering economic environment of the country which is different as compared to economic environment presumed in IFRS। जो IFRS जिन इकोनॉमिक एनवायरमेंट के लिए बना है वो इंडिया से डिफरेंट है, ताकि हम इंडियन इकोनॉमिक एनवायरमेंट में प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग कर सके, इसके लिए हमने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। These differences are due to differences in economic condition prevailing in India. These differences which are in deviation to the principle and practices stated in IFRS are commonly known as carve outs। जो IFRS के अगेंस्ट हमने चेंजेस किए उनको क्या नाम दिया गया? कार्व आउट। कार्व आउट को ऐसे समझो, IFRS से एक टुकड़ा निकाल लिया और अपना वाला एक टुकड़ा डाल दिया, दैट इज कार्व आउट। IFRS में टुकड़ा था ही नहीं, हमने अपना ऐड किया, कार्व इन। IFRS में 4 ऑप्शंस थे, हमने 4 से 2 हटा दिया, 1 हटा दिया, 3 हटा दिया। ये क्या है? नॉट कार्व आउट, क्योंकि हमने उनका टुकड़ा पूरी तरीके से नहीं हटाया। उन्होंने 4 टुकड़े रखे थे, हमने बोला 3 हटाओ, हम तो एक ही लेंगे। तो हम बात तो IFRS की मान रहे हैं, ऑप्शन रिमूव कर दिया ताकि हम लोग कंपेरेबिलिटी को इनहैंस कर सके। पहले बोलो इंड एस IFRS दोनों क्या है और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, समझ में आया? पक्का क्लियर है? 100%। इंड एस आने के बाद अब IFRS आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ IFRS व्हेन यू स्टडी इंड एस। मतलब अब कोई इंड एस पढ़ा हुआ बच्चा को कंपनी अगर कोई बाहर कंट्री में भेजना चाहे रिपोर्टिंग वगैरह के लिए, अकाउंटिंग वगैरह के लिए, आप आराम से जा सकते हो, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप वही पढ़ रहे हो जो पूरे वर्ल्ड ओवर चल रहा है, आप अपना वाला नहीं पढ़ रहे हो, आप पूरे वर्ल्ड ओवर वाली चीजें पढ़ रहे हो। और थोड़ी बहुत चेंजेस अगर हो भी, तुम इंड एस पढ़ने के बाद पढ़ना सीख जाओगे, तो IFRS में थोड़ी बहुत चेंजेस होगी भी तो तुम पढ़ के समझ जाओगे कि ठीक है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दे। मेन वो बेस समझ में आ जाएगा सारा, तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत चेंजेस होगी तो देखते रहेंगे। क्लियर है क्या? पक्का? इंड एस किसको बोलते हैं सबको क्लियर है? हमारे सिलेबस में इंड एस है नहीं, बस इतना ही इंट्रोडक्शन है कि इंड एस किसको बोलते हैं, और साथ ही साथ इंड एस का इंप्लीमेंटेशन इंडिया में कैसे होगा। इंड एस का इंप्लीमेंटेशन इंडिया में कैसे होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रोड मैप फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस। पहले मैं समझाऊंगा, समझना है। समझ में आ गया तो हम लोग ये पढ़ेंगे, लिखा हुआ सब है, तुमको लिखना कुछ नहीं है, ठीक है? खाली समझना है तुमको। आ जाओ, वेरी गुड बॉय। अरे सुनता है मेरी बात कभी कभी? इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस लिखना नहीं है कुछ, तुम मेहनत मत करो, हम हैं तो करने के लिए। तुम सिर्फ देखो, सुनो, समझो और चीजों को ट्राई करो थोड़ा बहुत रिटेन रखने का। थोड़ा बहुत रिटेन करने से क्या होता है फायदा पता है? याद नहीं करना पड़ता कि हाँ सर इंडिया समझाए थे ना, IFRS जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडिया में बना है। इतना भी याद रखोगे ना तो एक बेस क्लियर है। कोई पूछ ले अचानक से, बता तो इंडिया क्या होता है, तो ऐसे चुप मत रहना, कुछ बोलना कि हाँ ऐसा 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 होता है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंड एस। इंडिया में इंड एस का इंप्लीमेंटेशन को 3 पार्ट में तोड़ा गया। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला पार्ट में कवर किया गया कंपनीज अदर देन। अब मैं सिर्फ कंपनी लिख रहा हूं क्योंकि इंड एस किस पर अप्लाई होता है? कॉर्पोरेट पे, नॉन कॉर्पोरेट पे अप्लाई नहीं होता है, तो यहां मेरा सिर्फ कंपनीज 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 दिखेगा। अदर देन NBFC, बैंकिंग, इंश्योरेंस। एक्चुअली बैंकिंग, इंश्योरेंस, NBFC ना काफी डिफरेंट, मैं बोलूंगा तुमको, धंधा है। उसमें चीजों को बहुत जल्दी चेंज करना या बहुत रैपिडली चेंज कर देने से बहुत सारी चीजें इफेक्ट होने लगती है। इसीलिए पहले पार्ट में उनको छोड़ के बाद बाकी कंपनीज को दिया गया, लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। उनको बोला गया तुम लोग लेके आओ पहले इंड एस, तुम लोग यूज करो पहले इंड एस। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, TCS, ये लोग ये सब धंधा नहीं करते, उनके ऊपर सबसे पहले इंड एस अप्लाई किया गया। तो पहला जो इंप्लीमेंटेशन स्टेज था वो कंपनीज अदर देन NBFC, बोलो NBFC, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। फिर NBFC कंपनीज पर लागू किया गया और लास्ट में बोलो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। 3 स्टेज दिए गए। मजा का बात बताऊं, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में ना अभी तक इंड एस अप्लाइड नहीं है, डेफर्ड टिल डेट।
बात थी 2018 से लागू कर देंगे, बट 2018 में जब लागू करने का समय आया, आरबीआई और इड्डा बोला अभी हम इसको लेने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है कि हम एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड से इंड एस में जा सके, आप हमको थोड़ा टाइम दीजिए। साल 2 साल का टाइम मांगा, साल 2 साल का टाइम मांगा, उसके बाद कोविड आ गया। कोविड आ गया तो ऐसे भी कामकाज नहीं हुआ, तो अभी तक वो डेफर्ड ही चल रहा है, अभी तक इनके ऊपर लागू नहीं हुआ है इंडेस। यानी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी अभी भी पता है क्या फॉलो करता है? एएस। सुनना, अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस का धंधा है, लेवल 1 कंपनीज के लिए नहीं था, क्या होगा? नॉन एसएमसी, नॉन एसएमसी, और इनको सारे एएस फॉलो करने पड़ेंगे। तो इनके ऊपर क्या अप्लाई होता है अभी भी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब धीरे 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 लिया जाएगा एफर्ट्स कि भैया हम लोग भी इंड एस में आए, हम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना चाहिए, बट अभी तक डेफर्ड है, अभी तक बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पर इंड एस लागू नहीं हुआ है। तो ऐसे तो 3 पार्ट है, बट 3 में तो एक चला ही गया, क्योंकि उसमें अभी तक हुआ ही, तो हमको कितना पढ़ना है? 2। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे, कंपनीज अदर देन एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस। सुनना ध्यान से, एकदम एक एक करके, और सब बात समझ में आएगी तुमको, ठीक है? बहुत ईजी है एकदम। सबसे पहले इनको ना बोला गया, इंड एस आप लोग यूज करना चालू कीजिए फ्रॉम 1415। कौन सा? 1415। 1415 मतलब बोलूं फाइनेंशियल ईयर 15-16। एक्चुअली 15-16 बोलने से ठीक है, ऐसे 1415 से चालू हुआ, बट 15-16 का जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तुमको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 फिगर जाते हैं, एक होता है करंट ईयर का फिगर, एक होता है प्रीवियस ईयर का फिगर, कंपैरिजन के लिए। तो सुनना, 15-16 का फिगर अगर इंड एस से होगा और साला 14-15 का फिगर एएस वाला होगा, तो क्या कंपैरिजन पॉसिबल होगा? तो बोलने के लिए तो 15-16 से अप्लाई करना है, बट वो एप्लीकेशन एक्चुअली करना कहां से पड़ेगा? 14-15 से अप्लाई करना पड़ेगा। बट ये 1415 को जो लाया गया ना, यहां पे ना ऑप्शन दिया गया एंटिटीज को टू अडॉप्ट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन कंपनीज को बोला, जिनको जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छा लग रहा है, आप लोग प्लीज अडॉप्ट करना शुरू कीजिए। बट इसमें एक बात बोल दी, वंस आप घुस गए इसके अंदर, वंस इंड एस आपने अडॉप्ट किया, उसके बाद आपको इंड एस ही फॉलो करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट फिर वापस जाके एएस फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट श्योर खुद ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई भी कंपनी ना इंड एस को अप्लाई की ही नहीं, बोला साला एक बार चले गए, आगे गवर्नमेंट 3 साल 4 साल बाद लाया, तो हमको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो उसके अंदर घुस गए, तो बेटर है एक बार मत घुसो, वेट करो गवर्नमेंट क्या बोलता है। एक भी कंपनी ने 15-16 के लिए इंड एस को अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया का हम लोग जानते हैं, इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई चीज अगर ऑप्शनल हो, ऑप्शनल, तो बोलिए क्या रूल फॉलो करेंगे कि नहीं फॉलो करेंगे? जैसे से फॉर एग्जांपल बोल दिया जाए लाल बत्ती में खड़ा रहना है, खड़ा रहो, निकलना है निकल जाओ, क्या लगता है तुमको इंडिया में क्या होगा? सच सच बताओ, देखो झूठ नहीं बोलने का। सब निकल ही जाएंगे, फिर लाल बत्ती रहेगा ही नहीं, जैसा करना है वैसा करने का, और जैसा करना है हम लोग को तो सबको हड़बड़ी है, हमको तो सबको निकलने का है। इंडिया में जब कोई रूल के साथ ऑप्शन लगा दिया जाता है ना, इट इज ऑलवेज प्रेज्यूम्ड कोई फॉलो करने वाला। तो स्कूल में तुमको बोले कैजुअल ड्रेस भी पहन सकते हो, स्कूल वाला भी पहन सकते हो, सब कैजुअली पहनेगा, यहां पे इसीलिए ऑप्शन दिया ही नहीं जाता है। चला जैसे इसीलिए जेवियर्स ऑप्शन दिया ही नहीं है, आना ही पड़ेगा, क्योंकि जानता है ऑप्शन जिस कॉलेज में दिया जा रहा है कुछ ही नहीं रहा है। धन्यवाद, छोड़ दे। 1415 से इसको किया गया ऑप्शनल, 15-16 से जो चाहे वो अडॉप्ट करे, सबको अडॉप्ट करने का दरकार। गवर्नमेंट ने देखा कोई आया ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं दिया इसको, बोला नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक लाइन लिख दिया ना, वंस अडॉप्टेड ऑलवेज यू हैव टू फॉलो इंड एस, वेदर इंड एस आए नहीं है तो आपको हम नहीं जाएंगे इसमें, रुक वेट करते देखते क्या है। प्लस अचानक से कोई भी चीज आता है ना, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता कोई भी कंपनी के पास कि इमीडिएटली सारी चीजों को चेंज। और मैंने बोला सिर्फ करंट ईयर चेंज करने से नहीं होगा, लास्ट ईयर भी तो साला चेंज करना होगा, कितना काम बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट ने 1415 का ब्रीदर दिया, कंपनीज ने यहां अडॉप्ट तो नहीं किया, बट कंपनी ने अपनी काम चालू कर दिया कि भाई अगर नेक्स्ट ईयर भी आएगा तो ये वाला फिगर्स तो हमको इंड एस के हिसाब से उस साल भी प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो उस साल कंपनी ने तैयारी चालू कर दिया कि चलो इंड एस के रूल्स के हिसाब से भी अपने फिगर निकाल के रखो, हो सकता है नेक्स्ट ईयर हमको ये फिगर का काम पड़ जाए। तैयारी चालू कर दिया, बट रिपोर्टिंग किससे की? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से की, इंड एस से उन्होंने कोई रिपोर्टिंग नहीं की। जब ऐसा देखा तो बोला 1416 से कंपल्सरी, अब आओ कंपल्सरी करना ही पड़ेगा।
16-17 से कंपलसरी कर दिया कि कोई भी कंपनी जो एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करेगी, थ्रेशोल्ड मतलब एक लिमिट क्रॉस करेगी, दे विल हैव टू फॉलो इंड एस। सर कौन सी कंपनी दी गई? 3 कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। कितना है? 500 करोड़ या उससे ज्यादा। अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। सर ये 2 नहीं बोल के एक ही ठो बोल देते, बोलो क्या बोलते? कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। लॉ में वैसे लिखा हुआ है, इसीलिए वो 2 बोलते हैं। अदरवाइज तो वैसे बोलो ना, कोई भी कंपनी जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। इनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, जेवीज, मतलब इनकी ग्रुप कंपनीज, क्या बोलते हैं? ग्रुप कंपनीज। इन बड़ी वाली कंपनीज की ग्रुप कंपनीज को भी क्या लगाना पड़ेगा? इंड एस लगाना पड़ेगा। तो जो पहला चरण आया ना, उस चरण में किन किन कंपनी को डाला गया? लिस्टेड हो या नॉन लिस्ट, अनलिस्टेड जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है। एंड नंबर 2 उनकी होल्डिंग सब्सिडीज, उनकी ग्रुप कंपनीज। ग्रुप कंपनीज के लिए तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कंसोलिडेशन करोगे, आधा एएस फॉलो किया आधा इंड एस फॉलो किया, तो मर्ज किसको, कंसोलिडेट किसको करोगे? इसीलिए सबको क्या फॉलो करना होगा? इंड एस। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूं? डन। फिर 1417 से 1718 के लिए कंपलसरी कर दिया गया, और भी कुछ कंपनीज को डाला गया इसमें। अब इधर डाला गया ऑल लिस्टेड कंपनीज, कुछ भी नेटवर्थ हो। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे था, 500 करोड़ ऊपर वाली तो लास्ट ईयर में चली गई, जिनका नेटवर्थ अब 500 करोड़ से नीचे था, चाहे कुछ भी हो, 0 भी हो, तो भी आपको नेक्स्ट ईयर से इंड एस फॉलो करना शुरू करना पड़ेगा। ऑल लिस्टेड कंपनी, कोई नेटवर्थ का लिमिट नहीं है। अनलिस्टेड कंपनीज जिनका नेटवर्थ बोलो 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो मैं बोलूं लास्ट ईयर कवर कर दिए थे 500 वाली को, अब जिनका 250 या उससे ज्यादा बट 500 से कम है उनको डाल दिए। और तीसरा, इनकी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जेवी, यानी कौन सी कंपनीज? ग्रुप कंपनीज। इस तरीके से धीरे धीरे इंड एस को कंपनीज पर लागू किया गया। पहले ऑप्शनल किया गया, फिर कंपलसरी किया गया, धीरे धीरे कंपनीज को ऐड किया गया। पहले कौन सी कंपनीज को ऐड किया गया? ऑल कंपनीज, नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा। फिर किनको ऐड किया गया? लिस्टेड कंपनी को सारे को डाल दिए, चाहे नेटवर्थ कुछ भी हो। और अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 से ज्यादा बट 500 से कम है। पहले बोल, रोड मैप फॉर कंपनीज अदर देन बैंकिंग, एनबीएफसी वगैरह समझ में आया? कुछ छोटे छोटे एग्जेम्पशंस वगैरह, बातें वगैरह की गई। क्या क्या बोला गया सुनना। बोला अगर कोई कंपनी लिस्टेड है एसएमई प्लेटफॉर्म पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे? हम लोग बोलते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का प्लेटफॉर्म पे। आप स्टॉक एक्सचेंजेस में जाओगे तो देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म, एक है नॉर्मल प्लेटफॉर्म और एक है एसएमई प्लेटफॉर्म। बोला जो कंपनी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है ना, उनको इंड एस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। बोला एसएमई छोटी कंपनीज होती है, इनको क्या इंड एस का भार दे, भला ही पैसा उठाया पब्लिक से, बट इनको एएस ही फॉलो करना है, इनको इंड एस फॉलो करने का दरकार। सुनना, अगर एसएमई को इंड एस से हटा दिया तो एएस फॉलो करना है। अब एएस में ये कहां जाएंगी? एसएमसी, नॉन एसएमसी? नॉन एसएमसी, क्योंकि लिस्टेड है ना, लिस्टेड है तो कहां जाएगा? नॉन एसएमसी में जाना पड़ेगा, तो वहां ये बड़ी कंपनी मानी जाएंगी और इनको सारे एएस फॉलो करने पड़ेंगे। तो पहला बोला जो एसएमई लिस्ट प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है उनको इंड एस फॉलो नहीं करना। दूसरा सुनना, जिन कंपनी को इस रोड मैप में कवर नहीं किया गया वो कंपनी क्या फॉलो करेंगी? एएस। जिनको इनमें फॉलो किया गया वो इंड एस, जो इसमें नहीं फॉलो करती उनको एएस। बट वॉल्यूंटरी एडॉप्शन इज अलाउड। वॉल्यूंटरी एडॉप्शन का मतलब तुमको इच्छा है तो तुम इंड एस फॉलो करो। मान लो मेरा नेटवर्थ 100 करोड़ रुपया है, तो भी हम चाहते हैं हम इंड एस फॉलो करेंगे, हम कंपनी होने चाहिए, हम इंड एस फॉलो करेंगे। क्या अलाउड है? अलाउड है। बट रूल एक ही है, वंस इंड एस अडॉप्टेड फिर पीछे नहीं जा सकते। चक्रव्यूह में घुस गए, बाहर आने का रास्ता नहीं है, इसीलिए कोई जाता ही नहीं है। मतलब कोई छोटी कंपनी डर से ही नहीं जाती, बोलता इतना कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा, कौन जाएगा भाई, माता खराब है क्या, ढूंढ को। तो जब तक कंपलसरी नहीं है, इंडिया में कोई रूल फॉलो ही नहीं होता। तो बोला गया वॉलंटरी एडॉप्शन कर लेना, बट कोई करेगा नहीं, पागल लोग ही करेंगे। करना डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है। दिस इज नॉट इजी टू अडॉप्ट, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। फेयर वैल्यूएशन लाना पड़ेगा कॉस्ट मॉडल से, कॉस्ट से फेयर वैल्यू पे आना, हर साल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराना इन्वॉल्व्स अ लॉन्ग खर्चा।
सबके बस का नहीं है। तो जहां पे ऑप्शनल है लोग बोलते हैं करने का दरकार नहीं है। पहले बोल अदर देन एनबीएफसी बैंकिंग इंश्योरेंस, क्या रोड मैप दिया गया ये क्लियर है? तो सुन, वंस इंडिया अप्लाइड ऑलवेज अप्लाइड, एसएमई प्लेटफॉर्म वाले को करने का दरकार नहीं है। जो इस रोड मैप में कवर नहीं होते वो क्या फॉलो करेंगे? एएस, बट वॉल्यूंटरी एडॉप्शन इज अलाउड। क्लियर छे? अब इसके बाद किसके लिए लाया गया बता? एनबीएफसी। एनबीएफसी को ऑप्शन दिया ही नहीं गया, ऑप्शनल वाला, क्योंकि वहीं फॉलो नहीं हुआ तो यहां कौन सा होगा? बोला इनको ऑप्शनल फेज नहीं देंगे। इनके लिए दो फेज में लाया गया, 1418 एंड 1419। वही सेम कंपनीज, पहले फेज में ये, सेकेंड फेज में ये। याद नहीं करना है, इधर खत्म हुआ कंपनीज का तो उसके कहां चालू कर दिए? एनबीएफसी, सेम रूल्स के साथ। पहले साल में किसको किसको कवर किए? लिस्टेड नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, अनलिस्टेड नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, उनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। फिर सेकंड में किसको कवर किए? ऑल लिस्टेड एनबीएफसी, अनलिस्टेड एनबीएफसी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा एंड उनकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। मतलब मैं बोलूं खाली डेट का फर्क है, रोड मैप तो सेम ही है, खाली डेट का फर्क है, रोड मैप तो सेम ही है, वही रोड मैप है, बस डेट का फर्क है। और यहां पे कोई ऑप्शन दिया नहीं गया था, यहां सीधा एडॉप्शन, क्योंकि गवर्नमेंट ने देख लिया ना, अडॉप्ट होना शुरू हो गया। अब चलो एनबीएफसी पर लागू करते हैं। कुछ कुछ बातें बोली गई। एनबीएफसी के केस में आप तभी इंड एस फॉलो करोगे जब आप इस रोड मैप के अंदर आओगे। वॉल्यूंटरी अडॉप्शन इज नॉट अलाउड। आरबीआई बोला एनबीएफसीज लोग को कौन गवर्न करता है इंडिया में? आरबीआई, रिजर्व बैंक। और जो भी पैसा का काम दाम होता है उसको आरबीआई गवर्न करता है। आरबीआई बोला एनबीएफसी में आप वॉल्यूंटरी अडॉप्शन अलाउ मत कीजिए, जो थ्रेशोल्ड में आए उनको बोलिए इंडिया फॉलो करने, और जो नहीं आए उनको क्या फॉलो करना है? एएस। कोई वॉल्यूंटरी अपनी इच्छा से करने का दरकार नहीं है। तो नॉर्मल कंपनीज में वॉल्यूंटरी अडॉप्शन इज अलाउड, बट एनबीएफसी में आरबीआई के रिकमेंडेशन के ऊपर बोला गया कि वॉल्यूंटरी अडॉप्शन इज नॉट अलाउड। इफ यू आर इन द रोड मैप फॉलो इंडियस, इफ यू आर नॉट इन द रोड मैप फॉलो एएस। एकदम क्लियर पिक्चर दिया, एकदम क्लियर बात बोला, भैया हमको ये बीच वाला काम नहीं चाहिए, कोई करेगा कोई नहीं करेगा हम उस टेंशन में नहीं जाएंगे, जो रोड मैप में है वो करो, जो नहीं है वो मत करो। सर मान लीजिए एनबीएफसी है, नेटवर्थ 50 करोड़, बट इट इज अ सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एनबीएफसी। तो सर लिस्टेड एनबीएफसी है तो उसको तो इंडियस फॉलो करना है, और उसकी कोई भी सब्सिडरी होगी उसको इंडियस फॉलो करना। तो यहां पे वॉल्यूंटरी अडॉप्शन नहीं है, ये तो रूल के अंदर है बे, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। तो यहां मत सोचना वॉल्यूंटरी अडॉप्शन कर रही है, 50 करोड़ है तो भी कर रही है, बे वो किसी की सब्सिडरी है जो ऑलरेडी इंडियस फॉलो कर रही है, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। क्लियर छे बात? पक्का? ये हमारा खत्म हुआ रोड मैप ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया। धन्यवाद। ऐसे तुमको लगेगा बहुत सारा बात बोल दिए, पर तुम देखोगे तो एकदम क्लियरली पिक्चर बनाया हुआ है, तुमको एक एक बार में सारा बात समझ में आएगा। याद नहीं करने का है, खाली समझने का है। तुमसे कोई आज पूछे कौन सी कंपनी पर अप्लाई होता है, तो क्या तुम इतना ज्ञान दोगे? आज बताओ कौन सी कंपनीज कवर्ड है? लिस्टेड एंड अनलिस्टेड जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ऊपर है। आज तो यही है। अब चाहे वो नॉर्मल धंधा करती हो या वो एनबीएफसी हो, दोनों में तो सेम ही रूल है। तो आज कोई पूछे तो तुम्हारा रूल यही रहेगा। और तुमसे ऐसा पूछ ले, मान लो एक कंपनी थी 1416 में नेटवर्थ इतना था, बताओ कब से अप्लाई करे, तो बात अलग है। जो तुम्हारे यहां क्वेश्चन नहीं आएंगे फाइनल में आएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया सिलेबस में ही नहीं है। क्लियर है बात? आइए पढ़ते हैं। फॉर कंपनीज अदर देन एनबीएफसी बैंक्स एंड इंश्योरेंस 1415 वॉल्यूंटरी बेसिस, कोई भी कंपनी कर सकती है। वॉल्यूंटरी मतलब ऑप्शनल, अपनी इच्छा से। बट बताओ किसने किया? किसी ने नहीं किया। 1416 से मैंडेटरी करना शुरू किया उन कंपनीज का जो लिस्टेड है या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है एंड नेटवर्थ ग्रेटर देन, एक इक्वल टू बटन छूट गया रे, इक्वल टू। ओके सुन, मतलब मत कर, लास्ट में और मोर लिखा है ना, ये ग्रेटर देन साइन हटा दे। अब पढ़, अब पढ़ना। नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, 500 और मोर मतलब 500 या उससे, या तो तुम ग्रेटर देन इक्वल टू 500 लिख दे या 500 और मोर लिख दे, बात तो सेम ही है ना। तो ग्रेटर देन वाला साइन हटा दे, खाली नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा। अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़। अब यहां और मोर नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया मतलब 500 या उससे ज्यादा। उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। क्लियर है? डन। फिर 1417 से मैंडेटरी सारी लिस्टेड कंपनीज,
नेटवर्थ कुछ भी हो, जीरो भी होगा तो भी चलेगा। और आगे अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट एंड जेवी। सिंपल है। आज के दिन कौन सा चल रहा है सर? लास्ट वाला। इतनी कंपनीज आज के दिन कवर्ड है। क्लियर? नीचे देख क्या बोला, कंपनी लिस्टेड ऑन एसएमई एक्सचेंज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंड एस। अगर आप एसएमई एक्सचेंज पे लिस्टेड हो तो आपको फॉलो करने का दरकार, आप एस फॉलो कर सकते हो। वंस इंड एस आर एप्लीकेबल एंटिटी शैल फॉलो इंड एस फॉर ऑल सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ए बार एप्लीकेबल, जीवन भर के लिए एप्लीकेबल, आप उससे पीछे हट नहीं सकते। कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर दिस रोड मैप शैल कंटिन्यू टू अप्लाई एएस। हाउएवर, लिखना आगे, हाउएवर voluntary adoption is allowed. However, voluntary adoption is allowed. Voluntary adoption of Ind AS is allowed. Voluntary adoption of Ind AS is allowed. तुम्हारा मन है तो कर लेना, बट हमने बोला कोई करने वाला, इंडिया है भैया, इंडिया के लोगों को तुम लोग अच्छे तरीके से जानते हो, रूल है कंपलसरी तो फॉलो होगा, नहीं है तो जैसे पहले हेलमेट पहनो नहीं पहनो चलेगा, तो लोग क्या करते थे? नहीं पहनते थे। कौन खर्चा करेगा भाई? कौन खर्चा करेगा? आजकल लोग हेलमेट नहीं पहनोगे केस खाओगे, तो देखो आज के दिन सभी हेलमेट पहन रहा है। डन, यहां तक ठीक। आगे फॉर एनबीएफसी, अब देख खाली डेट चेंज हुआ है, वहां कहां खत्म किए हम लोग? 17 में, तो यहां 18 और 19 नीचे पढ़ेगा ना, सब सेम। पढ़ो एक बार 3, इधर देखो लिस्टेड जिनका नेटवर्थ 500 करोड़, बोलो क्या लिखूंगा एक वर्ड, या तो इक्वल टू लिख दो, इक्वल टू लिख दो ना, नेटवर्थ ग्रेटर देन, हाँ ठीक ही बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखो, इक्वल टू लिखना होगा ना 500 या उससे ज्यादा। अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, उनका पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट जेवी। और 1419 देख, सारी लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनी जिनका नेटवर्थ 250 या उससे ज्यादा, उनकी पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट एंड जेवी। क्लियर छे? तो क्या हम लोगों को 2 बार याद करना है कि एक बार? एक बार, खाली डेट चेंज हो जाएगा। वहां है 15, 16, 17, यहां है 18, 19। तो पहले स्टेज में उनको कवर किया, सेकंड स्टेज में एनबीएफसी को कवर किया। स्टेप बाय स्टेप चला, कोई भी नया चीज अचानक से अडॉप्ट नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कंपनीज नॉट कवर्ड अंडर दिस रोड मैप शैल अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेक्स्ट लाइन देख क्या बोला, वॉल्यूंटरी अडॉप्शन ऑफ इंड एस इज नॉट अलाउड। एनबीएफसी में क्लियर इंस्ट्रक्शन है, रोड मैप में हो तो इंड एस, नहीं हो तो एस। बट हां, मान लो एक कंपनी है अनलिस्टेड एनबीएफसी है, नेटवर्थ है 100 करोड़, ऐसे तो रोड मैप में नहीं है, बट इट इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज फॉलोइंग इंड एस, तो करना पड़ेगा। यू आर इन दी रोड मैप बिकॉज यू आर अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी जो उधर कवर्ड है, तो यू आर इन दी रोड मैप। आप ये मत बोलना कि हम रोड मैप में नहीं, हम अपने इच्छा से नहीं करेंगे, आप रोड मैप में है क्योंकि वहां पे पेरेंट सब्सिडरी एसोसिएट और जेवी भी कवर्ड है। क्लियर? फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, सब कुछ काट दो, ये काट दो और लिखो डेफर्ड एज ऑफ नाउ। डेफर्ड एज ऑफ नाउ मतलब अभी तक चालू नहीं हुआ, अभी दे आर फॉलोइंग, बोलो क्या? यस। पहले आया था जब रोड मैप तो 1418 लिखा हुआ था, बट अभी तक वो डेफर्ड है, अभी तक अप्लाई नहीं किया गया है। पहले कुछ टाइम आरबीआई रिडा मांग लिया और उसके बाद कोविड आ गया, तो उसके कारण ये सारी चीजें पीछे रह गई। क्लियर छे बात? मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन सा है? पहला वाला, कंपनीज अदर देन एनबीएफसी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, क्योंकि एनबीएफसी वाला इसी से निकल के आ जाएगा, उसको अलग से याद करने का दरकार। तो मेन पहला वाला अगर किसी को क्लियर है ना, तो फिर वो आगे का खुद ही कर लेगा। कर पाएंगे हम लोग पक्का 100%। कुछ शॉर्ट वर्ड में लिखना है सब मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, अगर तुमको ऐसा लगता है हमको याद रखने के लिए लिख लो, मेरे हिसाब से काम कर रही है, ठीक है? वो तो एकदम क्लियर पिक्चर लिखा हुआ है। डन। यहां पे जाकर मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा कंप्लीट होता है। तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख 3 पार्ट में पढ़ा। बोल पहला पार्ट एकदम बेसिक्स, डेफिनेशन, लिमिटेशन, एडवांटेजेस, इश्यूज डेल्ट, वो पढ़ा। सेकंड में एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस, कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट, एसएमसी, नॉन एसएमसी, लेवल 1 2 3 4, ये अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंटर लेवल पे अगर आया तो ये सबसे ज्यादा, और एक वो इश्यूज डेल्ट, ये ज्यादा रेलिवेंट है। तीसरा क्या पढ़ा? इंड एस।
क्लियर है इंडियस, एकदम सिंपल। फाइनल में इसी को डेप्थ में पढ़ना है। जब फाइनल में जाओगे तो पहला 2-3 क्लास इंडियस का इंट्रोडक्शन, जहां पे अभी तो पढ़े नेटवर्थ ज्यादा है, अब क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू कंप्यूट नेटवर्थ, नेटवर्थ में क्या क्या कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे कब का नेटवर्थ देखना है, बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो आप फाइनल लेवल पे पढ़ोगे। इंटर लेवल पे इतना ही ज्ञान आपके लिए सफिशिएंट है। डन 6 बात। ये मेरा बेसिक्स का सारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देख बेसिक्स कैसे शुरू किया था। सबसे पहले आया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड को समझना शुरू किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू समझा, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक समझा, फिर हम लोग आए कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट पीएल वगैरह पे आए, फिर हम आए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस कैपिटल पे आए। उसके बाद हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझा, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो किसके बेसिस पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। यहां तक हमारा एक इंटर लेवल का बेसिक्स खत्म होता है। एक छोटी सी बात है जो तुमसे करना चाहूंगा, काफी इंटरेस्टिंग है, एक आध बार 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, आप कॉपी में लिखोगे मेरे साथ। कॉन्सेप्ट ऑफ, मैं एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैं इसको अलग वीडियो में कर रहा हूं, जो डाउनलोड में करेंगे ना गूगल ड्राइव, वो अलग वीडियो नेक्स्ट वीडियो में चले जाइएगा।